नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट रिवीजन स्टडी सेंटर में। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9 के विज्ञान के बारे में। विज्ञान का फर्स्ट अध्याय है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ में आपका टॉपिक चलेगा पदार्थ का वर्गीकरण और पदार्थ में क्या होता है, ये सब हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे नहीं पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है। तो पदार्थ को 3 भागों में बताया गया है, जैसे कि हमने फिगर पहले ही बना दिया है। आपका पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका ठोस, सेकंड है आपका द्रव, थर्ड है आपका गैस। अब इन ठोस, द्रव, गैस तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। इसका आकार कैसा होता है, आयतन कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। अब हम लोग ठोस में देखेंगे नहीं इसका आकार कैसा होता है। तो ठोस का आकार जो होता है, ठोस का आकार निश्चित आकार होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। और द्रव तो आप लोग जानते हैं कि द्रव एक लिक्विड जैसा है, तो इसका अनिश्चित आकार होता है। तो द्रव में हम लिखेंगे कोई आकार नहीं होता। और गैस के बारे में तो आप लोग पहले ही जानते हैं, इसका आकार अनिश्चित होता है। तो इसका आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित आकार, गैस अनिश्चित आकार का होता है। अब हम लोग आगे इसके आयतन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठोस का आयतन क्या होता है। तो आप लोग जानते हैं ठोस का आयतन भी है वो निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन जो है वो निश्चित होता है। निश्चित आयतन, द्रव में भी निश्चित आयतन होता है, मगर ठोस में निश्चित होता है, द्रव में भी निश्चित होता है, मगर गैस में अनिश्चित आयतन होता है। अनिश्चित आयतन। अब इसमें हम लोग जानेंगे नहीं इसमें बहाव होता है कि नहीं। तो ठोस में तो दोस्तों कोई बहाव नहीं होता। तो इसमें हम लोग लिख देंगे कि कोई बहाव नहीं होता। अब द्रव में क्या होता है। तो द्रव में आप लोग जानते हैं द्रव है तो इसमें तो बहाव होगा, तो इसमें बहाव होता है। गैस में भी आपका बहाव होता है। अब इसमें हम लोग कणों के बारे में जानेंगे, इसके कण क्या होते हैं। तो इसमें कण अत्यंत आस पास होते हैं। और इसमें कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। और इसमें भी कणों के बीच बहुत ज़्यादा रिक्त स्थान होता है। तो कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होता है। अब इसमें हम लोग संपीड्यता के बारे में जानेंगे, संपीड्यता होता है कि नहीं। तो ठोस में तो संपीड्यता नगण्य होता है। नगण्य क्या मतलब होता है कि एकदम नहीं के बराबर होता है। तो इसमें तो संपीड्यता नगण्य होता है। और द्रव में संपीड्य कुछ संपीड्य होता है। द्रव में कुछ संपीड्यता द्रव में होता है। गैस में तो बहुत ज़्यादा संपीड्यता होता है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि बहुत ज़्यादा संपीड्यता होता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है इसी प्रकार। इससे तो हम लोग ट्रिक्स समझे हैं, अब हम लोग थ्योरी के माध्यम से चलते हैं, चलिए समझते हैं। अब इसमें आ गया पदार्थ, इसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। इतना आपको डेफिनेशन हमेशा याद रखना है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। और आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। आसपास विद्यमान जो है हमारे वातावरण में जो कुछ भी वस्तु आप देख रहे हैं सब एक पदार्थ हैं।
दोस्तों पदार्थ क्या होता है कि ये पदार्थ हमेशा स्थान घेरता है, इसी यही चीज़ इसका पहचान है। ने पदार्थ हमेशा स्थान घेरता है और इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होता है। अब चलिए हम लोग समझते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। इसके बाद हम लोग जानेंगे पदार्थ के अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है आपका ठोस अवस्था, दूसरा है आपका द्रव अवस्था और तीसरा है आपका गैसीय अवस्था। भौतिक रूप से पदार्थ 3 प्रकार में पाया गया। अब हम लोग इसे अपने माध्यम से चलते हैं, शरीर के माध्यम से समझते हैं कि हम मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हम मानव शरीर को भी दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपका हड्डियां और दांत। लिखते हैं इसमें हड्डियां और दांत। हड्डियां और दांत आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है। हड्डियां भी ठोस होती हैं, आपका दांत भी ठोस होता है, तो इसलिए एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रक्त और जल की। रक्त और जल, तो रक्त भी आपका लिक्विड होता है, जल भी आपका लिक्विड होता है, तो इसलिए ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और तीसरा है आपका फेफड़ा। फेफड़ा में हवा होता है, तो इसलिए गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था। तो आप लोग पदार्थ की अवस्थाओं को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। और आप लोग शरीर के माध्यम से भी आप लोग इसको समझ चुके हैं, तो आप लोग इसे कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आइए चलते हैं थ्योरेटिकल के बारे में जानते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं के थ्योरेटिकल कैसे होते हैं। अब इसमें हम लोग समझेंगे फर्स्ट ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठोस अवस्था में एक निश्चित आकार होता है और ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं और निश्चित या स्थिर आयतन होता है। ठोस में दोस्तों हमेशा एक निश्चित आयतन होता है और इसकी संपीड्यता नगण्य होती है और ये दृढ़ ठोस होते हैं। आइए उदाहरण के तौर में हम लोग इसको समझते हैं ठोस को अच्छे से। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। आप लोग रबड़ बैंड तो देखे ही होंगे। तो रबड़ को यदि बल लगाया जाता है तो इसका आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। यदि रबड़ से बल हटा लिया जाए तो वह अपने पुनः मूल आकार, जैसा कि उसका पहले आकार था, उसी आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। यदि रबड़ बैंड में अत्यधिक बल लगा दिया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाएगा। जैसा कि आपको ठोस अवस्था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं द्रव अवस्था। अब हम लोग द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। द्रव अवस्था आपको पहले बेसिक ट्रिक से बताया जा चुका था। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं द्रव अवस्था। अब द्रव अवस्था में हम लोग फर्स्ट आप लोग देखेंगे, द्रव क्या होते हैं, हमेशा तरल होते हैं, इनमें बहाव होता है, द्रव में बहाव होता है। दूसरा आपका है सेकंड नंबर, द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है। द्रव को आप जिस आकार में चाहेंगे उस आकार में बदल सकते हैं, अर्थात द्रव में कोई निश्चित आकार नहीं होता है और ये बर्तन का आकार ले लेते हैं। यदि द्रव को बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा, यदि द्रव को थाली में रखेंगे तो वो थाली का आकार ले लेगा। चौथा नंबर है आपका, द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का जो होता है आयतन होता है, इससे आयतन मतलब लीटर में होता है, 1 लीटर 2 लीटर, तो द्रव का हमेशा एक निश्चित आयतन होता है और द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव में 5वां नंबर है आपका, द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। आइए इसे उदाहरण के तौर से हम लोग समझते हैं। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है।
पहला नंबर है आपका उदाहरण में कि द्रवों के कणों का आकर्षण बल जो होता है उसका आयतन को निश्चित रखा है। द्रव में जो कण होते हैं वो आकर्षण बल होते हैं और उसमें उसका आयतन निश्चित रखता है। सेकेंड नंबर है आपका द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। आप द्रव को चाहे जिस बर्तन में रख कर देख लीजिए, वे उसी का आकार ले लेते हैं। आइए हम लोग थर्ड नंबर गैसीय अवस्था को समझते हैं। थर्ड नंबर गैसीय अवस्था। अब फर्स्ट है आपका गैसों में बहाव होता है। गैसों में बहाव होता है। सेकेंड नंबर है आपका गैसों में संपीड़न बहुत अधिक होता है। गैसों में संपीड़न की मात्रा बहुत अधिक होता है और गैसों में निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। गैस में निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। और चौथा नंबर है आपका गैसों में निश्चित आकार भी नहीं होता है। अब पांचवा नंबर है आपका गैसों में निश्चित आयतन भी नहीं होता है, अर्थात गैस का आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। इसका सीमाएं भी अनिश्चित होता है। इसका संपीड़न बहुत अधिक होता है और गैसों में बहाव बहुत होता है। हम लोग उदाहरण के तौर में समझते हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। गैसों में जो कण होते हैं वो इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और उनमें आकर्षण बल बहुत कम होता है। आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैस में बहाव होता है। यदि इसमें आकर्षण बल होता तो गैस में बहाव थोड़ा कम होता, मगर इसमें आकर्षण बल जो आपका है ये बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें गैस में बहाव होता है। तो अब इसके बाद अब इसमें हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन के बारे में जानें कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो हम लोग इसमें पानी को लेंगे। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हम लोग पानी को उदाहरण के तौर में लेते हैं। नहीं, पानी ठोस के रूप में भी होता है। आप बता सकते हैं बर्फ जो होता है ये ठोस होता है कि नहीं, तो ठोस के रूप में बर्फ होता है। और द्रव के रूप में आपका पानी ही ऑलरेडी होता है, तो पानी आपका द्रवित द्रव के रूप में होता है। और यदि इसी पानी को वाष्प बना दिया जाए तो एक गैसीय रूप ले लेता है। तो जैसा कि हमने इसमें लिखा है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं को 2 तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका गलनांक और सेकंड है आपका क्वथनांक। तो जो इन सबसे पहले हम लोग एक चित्र है इसके बारे में समझते हैं। तो चित्र में आपको पहले एक प्लेट लेना पड़ेगा और इसमें आपको चित्र आपके बोर्ड स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक बर्नर होगा। बर्नर को जला दिया जाएगा और 2 छड़ों के माध्यम से एक प्लेट रखी जाएगी। उस प्लेट के ऊपर एक गोलाकार हम लोग बर्तन रखेंगे, जिसमें कि हम लोग एक स्टैंड खड़ा करके उस गोलाकार बर्तन में छेद करके उसमें लगा देंगे और इसमें हम लोग थर्मामीटर डालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो आप लोग इस चित्र को अपने नोट्स में बना लीजिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो फर्स्ट है आपका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। आइए हम लोग इसको समझते हैं। गलनांक क्या होता है? जिस तापमान पर यानी कि जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह गलनांक कहलाता है। इतना आप लोगों को हमेशा याद रखना है दोस्तों, कि जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक होता है। और बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। 1 केल्विन का वो है। तो सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। 273 केल्विन को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस भी कर सकते हैं। तो जब बर्फ पिघलता है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता।
जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। आप लोग सोचेंगे नहीं संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो हम लोग इसके बारे में भी टॉपिक रखे हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। तो आपकी संलग्न की गुप्त ऊष्मा होती है वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलकर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलकर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री बर्फ की तुलना में 0 डिग्री पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। अब हम लोग नेक्स्ट समझेंगे क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्वथनांक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए क्वथनांक। अब आपका सेकंड नंबर है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अब हम जानेंगे नहीं बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो वायुमंडलीय दाब पर बहुत तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे क्वथनांक कहलाता है। इसका क्वथनांक कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समष्टि गुण है। क्वथनांक समष्टि गुण है, ये भी आपको याद रखना है। जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है, अर्थात 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इक्वल 373 केल्विन होता है। अब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देखिए। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने की जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब उदाहरण के तौर में समझते हैं हम लोग कि जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है, ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का कार्य है। अतः 100 डिग्री तापमान पर वाष्प के कणों में उसी तापमान पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। अब तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, जैसा कि नीचे आपको आरेख में दिखाया गया है। इसे ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था को ऊष्मा करेंगे तो ये द्रव अवस्था होगी। यदि ठोस को ऊष्मा देंगे तो ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यदि द्रव अवस्था को शीतलता यानी कि ठंडा करेंगे तो ये फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और द्रव अवस्था को यदि आप ऊष्मा देंगे तो वाष्पीकरण होकर के गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। यदि गैस अवस्था को आप ठंडा करेंगे, शीतलता देंगे तो ये फिर से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं और वापिस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आइए हम लोग इसे उदाहरण के तौर में समझते हैं। उदाहरण के बाद आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर को बाद में दिखा जाएगा, पहले हम लोग उदाहरण को अच्छे से समझते हैं।
थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लीजिए। आप लोगों को अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH3Cl, ये अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। इसका चूड़ करके चीनी की प्याली में डालिए। इसका चूड़ बनाकर चीनी की प्याली में डालिए और चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप जो होता है आपका, उसको ऐसे रखा है तो इसको ऐसे उल्टा करके रखना है, तो उल्टा करके रखिए। कीप की सिरे पर रुई की डांट लगा दीजिए। कीप की सिरा जो ऊपरा सिरा होता है उसमें रुई की डांट लगा दीजिए ताकि गैस बाहर ना निकलने पाए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनन होते हैं। तो आइए हम लोग चित्र समझते हैं। जैसा कि चित्र आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो चित्र में पहले हम लोग एक प्लेट बड़ी सी मेज लेंगे। अभी इसमें हम लोग 2 स्टैंड खड़ा करेंगे। स्टैंड के ऊपर एक प्लेट रखेंगे और नीचे से बर्नर जलाएंगे। बर्नर को जलाएंगे तो प्लेट गर्म होगी और एक चीनी की प्याली लेंगे। अब उस प्याली में हम लोग एक कीप है उसे उल्टा करके रख देंगे। प्याली में अमोनियम क्लोराइड लेना ज़रूरी है। अब इसमें ऊपर कीप में रुई का टुकड़ा का डांट लगा देंगे ताकि गैस बाहर ना निकलने पाए। और उसमें बीच में आपका अमोनियम क्लोराइड वाष्प बन रहा है और नीचे आपको चीनी की प्याली में ठोस अमोनियम क्लोराइड रखा गया है और सबसे नीचे आपको एक बर्नर जलाया गया है। अब इसमें हम लोग समझेंगे नहीं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड दाब और तापमान के प्रभाव से पदार्थों की 3 अवस्थाओं का अंतराल रूपांतरण इस प्रकार किया गया है। जैसे ठोस है, ठोस को संलग्न करेंगे द्रव बन जाएगा। यदि आप लोग द्रव को जमाएंगे तो फिर से ठोस बन जाएगा। यदि ठोस का वाष्पीकरण करेंगे या फिर तो ये गैस बन जाएंगे। यदि गैस का संघनन करेंगे तो फिर से द्रव बन जाएगा। और ठोस को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से डायरेक्ट गैस बनाया जा सकता है। ये आप लोग चित्र में जान चुके होंगे। और गैस को ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से ठोस बनाया जा सकता है, ये भी आप इस चित्र में जान चुके होंगे। तो आइए आपका नेक्स्ट टॉपिक और अंतिम टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को जानते हैं हम लोग अच्छे से। वाष्पीकरण एक ऐसी सतह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे, ऐसी सतह प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों के कण के क्वथनांक के नीचे भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब इसके बाद आपका होगा सतह पर उपस्थित कणों में उच्च गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं और इसी कारण से वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावी करने वाले कारक के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका सतही क्षेत्रफल। अब सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और सेकंड है आपका तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि से इसी प्रकार आपका ये भी होगा तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है।
जब आप तापमान में वृद्धि करेंगे तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब थर्ड है आपका आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर हवा में आर्द्रता है, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। इसके बाद आपका फोर्थ नंबर है वायु की गति। वायु की गति क्या होती है? अगर वायु की गति बढ़ जाती है, इसमें हम लोग लिखेंगे अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। वायु की गति बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर क्या होती है? बढ़ जाती है। एक आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्या वाष्पीकरण से शीतलता होती है? लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्या वाष्पीकरण से शीतलता होती है? तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। आइए हम लोग इसे उदाहरण के तौर में समझते हैं। अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं तो एसीटोन हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमारे हाथ पर शीतलता महसूस होती है, शीतलन होने लगता है, ठंडा लगने लगता है हाथ में। तो यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्रतिदिन मैथ और साइंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।